हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। डेफिनेशन: ए पेप्टिक अल्सर इज ए सोर और ओपन लीजन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक और ड्यूडेनम कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टोमक या ड्यूडेनम की लाइनिंग में अल्सर बन जाता है, मेनली एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के इफेक्ट से। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कैसे स्टोमक में अल्सर फॉर्मेशन है। ये अल्सर या तो स्टोमक में प्रेजेंट हो सकता है या तो ड्यूडेनम में प्रेजेंट हो सकता है। इस कंडीशन को कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी, कॉजेज़ क्या क्या हैं पेप्टिक अल्सर के। फर्स्ट कॉज है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस, मोस्ट कॉमन कॉज। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शंस में क्या होता है, जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया हैं वो प्रोटेक्टिव लेयर को डैमेज कर देते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज होने की वजह से जो एसिड और पेप्सिन स्टोमक में प्रेजेंट हैं वो डायरेक्टली स्टोमक की म्यूकोसा को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। एंड देन है लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ एनसेड्स, एग्जाम्पल एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं एनसेड्स को तो पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि एनसेड्स जो हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या होता है, म्यूकस बनाना और बाइकार्बोनेट को बढ़ाना। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम है तो एसिड सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होगा। एंड देन है एक्सेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। अगर एक्सेस है एसिड सिक्रेशन तो हो सकता है क्योंकि एसिड डायरेक्टली डैमेज करेंगे म्यूकोसा को। एंड देन है स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन। स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। एंड देन है स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस लाइक ट्रॉमा एंड बर्न्स। स्ट्रेस की वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है क्योंकि स्ट्रेस जब होता है तो स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एसिड सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। एंड देन है स्पाइसी डाइट, स्पाइसी डाइट की वजह से। देन है जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, यानी कि अगर फैमिली हिस्ट्री है तो हो सकता है। एंड देन है जोलिंगर एलिजन सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर होता है जो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन बनाता है, जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और म्यूकोसा डैमेज होंगे, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन होगा। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हम क्या सिम्टम्स देख सकते हैं पेप्टिक अल्सर पेशेंट में। फर्स्ट है बर्निंग एंड नॉइंग पेन। बर्निंग पेन होगा जलन जैसा, या फिर नॉइंग पेन जिसमें चुभने वाला पेन होगा पेप्टिक अल्सर पेशेंट को। एंड देन है नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है पेप्टिक अल्सर पेशेंट को। एंड देन है ब्लोटिंग एंड बेल्चिंग, ब्लोटिंग जैसा फील होगा, पेट फूलने जैसा फील होगा या फिर टाइट फील होगा पेशेंट को। एंड देन है लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। एंड देन है वेट लॉस, क्योंकि भूख नहीं लग रही है, पेशेंट अगर टाइम पे मील नहीं ले रहा है तो वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का। एंड देन है सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर सीवियर हो चुका है पेप्टिक अल्सर तो क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं पेशेंट में। पहला है हेमाटोमेसिस, इसमें क्या होगा, ये कंडीशन ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लड वॉमिट होगा पेशेंट को, यानी कि वॉमिटिंग होगा ब्लड का। एंड देन है मेलेना, पेशेंट को ब्लैक स्टूल होगा। एंड देन है परफोरेशन, यानी कि पेशेंट को सडन और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर को। फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट से एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एंड देन है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट किया जाता है बॉडी में ताकि हम विजुअलाइज कर सकें इंटरनल ऑर्गन्स। तो एंडोस्कोपी के हेल्प से हम स्टोमक और ड्यूडेनम को विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड देन है बायोप्सी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, हम बायोप्सी कर सकते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा को। एंड देन है यूरिया ब्रीथ टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट करेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया को। एंड देन है फीकल एंटीजन टेस्ट, फीकल एंटीजन टेस्ट करेंगे डिटेक्ट करने के लिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया को। एंड देन है बैरियम मील एक्सरे, बैरियम मील एक्सरे क्या है, एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें पेशेंट को बैरियम पिलाया जाता है, जिससे क्या होगा, स्टोमक और ड्यूडेनम एक्सरे में क्लियरली दिखाई देते हैं। एंड देन है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे।
अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेप्टिक अल्सर पेशेंट को। फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे कि हम क्या मेडिसिन्स दे सकते हैं पेशेंट को। फर्स्ट है प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, स्ट्रांगली इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन बाय ब्लॉकिंग प्रोटॉन पम्प्स। प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं प्रोटॉन पम्प को, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन इनहिबिट होगा, एसिड सिक्रीशन नहीं होगा। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ओमेप्राजोल और पेंटाप्रोजोल, ये दे सकते हैं ताकि एसिड रिड्यूस हो सके और फिर हम प्रिवेंट कर सकें अल्सर को। एंड देन है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ये क्या है, रिड्यूस करता है एसिड सिक्रीशन को, ब्लॉक करके हिस्टामिन रिसेप्टर को। एग्जाम्पल है रेनिटिडिन, यानी कि ये ब्लॉक कर रहा है H2 रिसेप्टर्स को, जिसकी वजह से एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो रहा है। एंड देन है एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स कब दे रहे हैं, अगर हमें H. पाइलोरी बैक्टीरिया है उसे प्रिवेंट करना है तो एंटीबायोटिक्स किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ H. पाइलोरी बैक्टीरिया, यानी कि H. पाइलोरी बैक्टीरिया को किल कर रहा है या फिर इनहिबिट कर रहा है उनके ग्रोथ को, तो ताकि इन्फेक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए। एग्जाम्पल है एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, ये दे सकते हैं हम एंटीबायोटिक्स में। अब हम देखेंगे फोर्थ है एंटी एसिड्स। एंटी एसिड्स दे सकते हैं पेप्टिक अल्सर पेशेंट को। फर्स्ट एंटी एसिड्स क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एग्जिस्टिंग स्टोमक एसिड को, यानी कि एंटी एसिड इसीलिए देंगे ताकि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो सके। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दे सकते हैं ताकि स्टोमक एसिड न्यूट्रलाइज हो सके। फिफ्थ है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स दे देंगे हम, क्योंकि हमने देखा कि अगर एनसेड्स हम यूज़ कर रहे थे तो प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो रहा था। और प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन क्या था, हमने देखा है इंक्रीज़ करना म्यूकस को और बाइकार्बोनेट सिक्रीशन करना। इसका एग्जाम्पल क्या है, मिज़ोप्रोस्टोल। अब हम देखेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोल सकते हैं पेप्टिक अल्सर पेशेंट को। फर्स्ट है स्टॉप स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अल्कोहल और स्मोकिंग स्टॉप करने बोलेंगे। एंड देन है अवॉइड एनसेड्स अवॉइड करने को बोलेंगे पेशेंट को। एंड देन है ईट रेगुलर बैलेंस्ड मील, हम पेशेंट को बोलेंगे कि बैलेंस्ड डाइट ले और रेगुलर डाइट ले, रेगुलर मील ले। एंड देन है रिड्यूस स्ट्रेस, हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो स्ट्रेस रिड्यूस करे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से एसिड सिक्रीशन बढ़ जाता है। एंड देन है अवॉइड स्पाइसी एंड इरिटेटिंग फूड्स, स्पाइसी फूड्स लेने के लिए हम पेशेंट को मना करेंगे। अब हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, क्या सर्जरी किया जा सकता है अगर पेप्टिक अल्सर हो तो। फर्स्ट है वेजेटोमी। वेजेटोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द वेगस नर्व इज कट टू रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। वेजेटोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है ताकि एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो सके। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये है वेगस नर्व और उस वेगस नर्व को हम कट कर देते हैं, ये रहा, ताकि एसिड सिक्रीशन रिड्यूस हो सके। एंड देन है पाइलोरोप्लास्टी। Pyloroplasty is a surgical procedure in which the pylorus opening of the stomach into the duodenum is widened to improve gastric emptying. पाइलोरोप्लास्टी क्यों किया जाता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम पाइलोरस को वाइड करते हैं, यानी कि पाइलोरस नैरो पार्ट है, वो उस नैरो को हम वाइड कर देते हैं ताकि गैस्ट्रिक एम्प्टी इजीली हो सके। क्योंकि अगर जब हम वेजेटोमी करते हैं तो वेजेटोमी की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्टोमक है उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो फूड इजीली पास नहीं हो सकता हमारे स्टोमक से ड्यूडेनम में, इसीलिए हम पाइलोरस को वाइड करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ये है हमारा पाइलोरस जो कि क्या है, नैरो है, और उसे हम क्या किए हैं, वाइड कर दिए हैं ताकि इजीली फूड पास हो सके। अब हम देखेंगे एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी क्या है, एंट्रेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द एंट्रम लोअर पार्ट ऑफ द स्टोमक इज रिमूव्ड। एंट्रेक्टोमी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम एंट्रम को रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि एंट्रम क्या करता है, एंट्रम गैस्ट्रिक
हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो अगर गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो एसिड सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो फिर अल्सर फॉर्मेशन होगा। इसीलिए हम पेप्टिक अल्सर अगर है तो एंट्रेक्टोमी करेंगे, यानी कि एंट्रम को ही रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और एसिड सिक्रीशन रिड्यूस होगा। इसीलिए हम एंट्रम को रिमूव कर देते हैं। ये है यहाँ का स्टोमक के बाद एंट्रम पार्ट रिमूव कर दिया गया है। और ये 2 टाइप्स के होते हैं। एंट्रेक्टोमी, अगर एंट्रेक्टोमी में स्टोमक के बाद हम डायरेक्टली ड्यूडेनम को अटैच कर दिए हैं तो उसे कहेंगे गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। और अगर हम एंट्रम को रिमूव करने के बाद स्टोमक को डायरेक्टली जेजुनम से अटैच किए हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। तो ये 2 कंडीशन है एंट्रेक्टोमी में। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हेमरेज, यानी कि पेप्टिक अल्सर्स अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं पेशेंट में। पेशेंट को हेमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, एंड देन परफोरेशन, गैस्ट्रिक कैंसर और पेनिट्रेशन। ये सभी कॉम्प्लिकेशंस है पेप्टिक अल्सर के। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।